नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक आने वाली फिल्म वाइट, इसके बारे में। हमारे पास इससे जुड़ा एक न्यूज़ आर्टिकल है और ये खबर काफ़ी दिलचस्प लगी मुझे, क्योंकि इसमें विक्रांत मैसी, जिन्हें हमने हाल ही में 12th फेल में देखा और बहुत सराहा, वो इसमें आध्यात्मिक गुरु रवि शंकर का किरदार निभा रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन मतलब काफ़ी अनूठा है। बिल्कुल। और ये बात सोचने वाली भी है, क्योंकि असल जिंदगी के किरदारों को पर्दे पर उतारना, खासकर जब वो इतने जाने माने हों, ये हमेशा एक बड़ी चुनौती होती है। और विक्रांत मैसी के लिए 12th फेल के बाद ये यकीनन एक और अहम कदम है। एक बिल्कुल अलग तरह का किरदार। हाँ, बिल्कुल अलग। और ये फिल्म वाइट, इसे एक पॉलिटिकल थ्रिलर बताया जा रहा है। और एक और मजे की बात यह है कि विक्रांत की पहली अंग्रेजी भाषा की फिल्म होगी, बल्कि अंग्रेजी स्पेनिश दोनों भाषाओं में बन रही है ये। अच्छा, अंग्रेजी स्पेनिश। हाँ, और इसमें उनके साथ डारियो याज़बेक बर्नाल भी हैं। ओके, डारियो बर्नाल। और यहाँ सिर्फ भाषा ही नहीं, लगता है प्रोडक्शन भी काफी अंतर्राष्ट्रीय है फिर। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि हाँ, इसके डायरेक्टर मोंटू बस्सी हैं और स्पेनिश हिस्सा जैक्स टॉलमोंडे विडाल ने लिखा है। और इसे बनाने में भी तो लंदन, भारत और कोलंबिया की कंपनियां जैसे लाइका प्रोडक्शंस, ब्रॉड विजन पर्सपेक्टिव्स, महावीर जैन फिल्म्स और जैगुआर बाइट, ये सब शामिल है। तो मतलब स्केल तो काफी बड़ा लग रहा है प्रोजेक्ट का। हाँ, स्केल तो बड़ा है। अच्छा, फिल्म की कहानी का जो जिक्र है आर्टिकल में, वो रवि शंकर की कोलंबिया शांति प्रक्रिया में जो भूमिका थी उस पर केंद्रित है। कहानी का सिरा जहां तक बताया गया है 2013 से जुड़ता है, जब आर्ट ऑफ लिविंग जो संस्था है, उसके कुछ वॉलंटियर्स ने कोलंबिया सरकार और FARC मतलब कोलंबिया के क्रांतिकारी सशस्त्र बल, उनके बीच जो लंबा संघर्ष चल रहा था, उसका मुद्दा रविशंकर के सामने रखा। और जो बात इसे खास बनाती है वो ये कि स्रोत के मुताबिक रविशंकर ने न सिर्फ उन वॉलंटियर्स को फार्क से संपर्क साधने के लिए प्रोत्साहित किया, बल्कि वो खुद भी शांति स्थापित करने की कोशिशों में लगातार शामिल रहे थे। अच्छा। हाँ, और इसी भागीदारी के लिए कोलंबिया सरकार ने उन्हें वो सम्मान भी दिया था, ऑर्डन दे ला डेमोक्रेसिया साइमन बोलीवार इन एल ग्राडो दे क्रूज काबायरो। हाँ, ये काफी बड़ा सम्मान है कोलंबिया में। बिल्कुल, लोकतंत्र और शांति के लिए दिया जाता है। और यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि फार्क का जिक्र जो है वो स्रोत में तथ्यात्मक रूप से है, उस समय की जो वास्तविक स्थिति थी उसके संदर्भ में, कोई पक्ष लेने वाली बात नहीं है। सही। अच्छा, फिल्म में ये भी बताया गया है कि डारियो याज़बेक बर्नाल, वो फ्रांसिस्को नाम का एक किरदार निभा रहे हैं, जो कि शांति की तलाश में रविशंकर के पास पहुंचता है। तो कहानी में ये एंगल भी है। हाँ, ये एक और लेयर जोड़ता है। और इस कहानी को पर्दे पर उतारने के लिए शूटिंग भी वो कोलंबिया के शहरों में होगी, कैली और बोगोटा में, और साथ ही भारत में आर्ट ऑफ लिविंग का जो इंटरनेशनल सेंटर है वहां भी। तो ये लोकेशंस भी कहानी के उस अंतर्राष्ट्रीय फैलाव को और दो अलग दुनियाओं को जोड़ने वाले पहलू को दिखाती हैं। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़कर देखें तो ये फिल्म एक तरह से जीवनी भी है, पॉलिटिकल थ्रिलर भी है और एक अंतर्राष्ट्रीय सिनेमाई कोशिश भी। मतलब काफी कुछ एक साथ है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक मिश्रण है। और ये इस बात पर भी रोशनी डालती है कि कैसे आध्यात्मिक हस्तियां कभी-कभी बहुत जटिल राजनीतिक हालातों में, उलझी हुई परिस्थितियों में अपनी भूमिका निभा सकती हैं या निभाने की कोशिश करती हैं। ये यकीनन हाल के इतिहास का एक ऐसा पहलू है जिसके बारे में शायद ज्यादा लोग नहीं जानते होंगे। हाँ, ये बात तो है, कम सुना है इसके बारे में। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म इसे कैसे दर्शाती है। मतलब ये सिर्फ एक बायोपिक नहीं है, बल्कि एक ज्यादा गहरे मुद्दे को छूने की कोशिश कर रही है फिल्म। सही कहा, बिल्कुल। और ये कहीं ना कहीं हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि जब कोई आध्यात्मिक नेता इस तरह सीधे तौर पर किसी राजनीतिक संघर्ष के समाधान में शामिल होता है, जैसा इस फिल्म में दिखाया जा रहा है, तो ये आध्यात्मिकता और जो जमीनी राजनीतिक सच्चाइयां हैं, जियोपॉलिटिक्स हैं, उनके बीच किस तरह के रिश्ते या शायद किस तरह के अंदरूनी खिंचाव या तनाव की तरफ इशारा करता है। ये एक सवाल है जिस पर विचार किया जा सकता है।